बारात के अंदर बारातियों को लगातार जोर जोर से आवाज़ लगाई जा रही थी कि जल्दी से आप लोग यहाँ मंच पर आ जाइए या स्टेज पर आ जाइए, क्योंकि अब अमजद मियाँ का निकाह होने वाला है। निकाह की आवाज़ लगती है तो बाराती जो इधर उधर बैठे हुए थे, जो खड़े थे, जो बातचीत कर रहे थे, वो सीधा उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर दूल्हे मियाँ बैठे हुए होते हैं। ईमान साहब अब तैयारी करते हैं निकाह पढ़ाने की। निगाह इधर पढ़ाने के बाद सीधा वो लड़की के पास कुछ लोगों को भेजा जाता है। लड़का हाँ कर देता है, लेकिन लड़की के पास जैसे ही जाते हैं तो लड़की तैयार ही नहीं होती। उसी की शादी है और वो लड़की तैयार नहीं है। तो जो भी लोग आए थे घर के परिवार के, वो देख करके हैरान थे कि आखिरकार दुल्हन तैयार क्यों नहीं है। इससे कहा जाता है कि तुम तैयार क्यों नहीं हो, तो वो कहती है कि मैं शादी ही नहीं करना चाहती। एक तरफ वो मना कर रही है कि मैं शादी ही नहीं करना चाहती हूँ, और दूसरी तरफ मेहमान आए हैं, उन्होंने खाना खाया है, सारी सब कुछ अच्छे से तैयारी हो चुकी है। विदाई के लिए जो हुई एक फॉर्मेलिटी शादी की होती है, वो सब कुछ अच्छे से हो चुका था, और दुल्हन शादी से इनकार कर देती है। और जब ये बात उसकी माँ, उसके अब्बू को पता चलती है तो दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। दोनों ही जाते हैं और अपनी ही लड़की के सामने घुटने टेकते हुए, अपनी पगड़ी रखते हुए कहते हैं कि हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। हो सके तो इस शादी के लिए हाँ कर दो। यदि तुमने शादी के लिए ना कर दी, मना कर दिया, तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, बशर्ते हमारे जीने की कोई वजह नहीं बचेगी। जब दुल्हन के सामने गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए माँ और बाप लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी नज़रें अब सैकड़ों लोगों पर पड़ती है, जो सैकड़े लोग, जो परिवार के रिश्तेदार के लोग थे, जो उस दुल्हन को बार बार देख रहे थे कि अब ये क्या करेगी। माँ बाप के सामने लड़की भी वहाँ पर झुक जाती है, तैयार हो जाती है और निकाह के लिए हाँ कर देती है। जैसे ही निकाह के लिए हाँ कर देती है, जाते जाते वो वहाँ से कहती है कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा ना हो कि कहीं कुछ बुरा हो जाए। वाकई इस घटना में जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो इतना बुरा होता है कि इस दुल्हन ने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। और जो होता है तो ये घटना न केवल उस देश में, बल्कि ऐसा कौन सा देश होता है जहाँ पर इस घटना की गूंज नहीं पहुँची होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसी का एक प्रदेश है पंजाब। उसी का एक ज़िला लगता है मुजफ्फरगंज। दरअसल दौलतपुर की ये घटना है। बात कर रही हूँ 26 अक्टूबर 2017 की रात की। जैसे ही इस घर के अंदर लगभग 28 लोग होते हैं और 28 के 28 लोगों की अचानक सी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होती है, उल्टियाँ हो रही थी, और उनकी उल्टियों की, उनके रोने की, उनके बिलखने की, उनके चीखने की, उनकी बच्चों की चीखने की आवाज़ें अब आसपास के घरों तक पहुंच जाती हैं। जैसे ही आसपास के घर वालों को ये पता चलता है कि पड़ोसी में जो अमजद का घर है, उसके घर पर ज़्यादातर लोगों की तबीयत खराब हो गई है, तुरंत ही आसपास के लोग भी शोर मचाते हैं और बड़ी संख्या में लोग इस घर में इकट्ठा हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। किसी के हाथ में 4 साल का बच्चा था, किसी के गोद में 10 साल का बालक था, किसी के गोद में 7 साल का बालक था, कोई बुजुर्ग महिला को अपने गोद में लिए हुए था, तो कोई किसी बड़े को। लगभग 28 के 28 जनों को ऐसे ही उठा करके सीधा इस गांव के अंदर जो हकीम जी होते हैं उनके पास लेकर के जाया जाता है। हकीम जी जैसे उनके नब्ज देखते हैं, नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं, तो हकीम जी की भी नब्ज की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने लगती है। वही नहीं, पूरे गांव का हर एक व्यक्ति परेशान हो जाता है कि आखिरकार इन्हें हुआ क्या है। कुछ लोग वहां तक पहुंचे भी नहीं थे कि उन्होंने दम तोड़ दिया, मर गए। लगभग 4 लोगों ने रास्ते में ही हकीम जी के पास तक पहुंचते पहुंचते
दम तोड़ दिया था। अब गांव वालों को लगा कि अगर हमने यहाँ से किसी अच्छे हॉस्पिटल में इन्हें लेकर के नहीं गए तो हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तभी गाड़ियों का इंतज़ाम किया जाता है और देखा जाता है कि कई मील दूर हॉस्पिटल होते हैं जो होते हैं अच्छे, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते 10 और लोगों की मौत हो जाती है। कुल मिलाकर के अब तक 12 लोग मर चुके थे और 12 लोग एक ही गांव के, एक ही परिवार के और एक ही खानदान के एक साथ मरना, ये वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे ही ये खबर उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है तो न केवल उस पंजाब प्रदेश में, उस जिले में, बल्कि उनके सीमाओं को पार करते हुए, पाकिस्तान की सीमाओं को पार करते हुए दूर तक पहुंच जाती है। ये लोग सोचकर के हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार इनके घर में हुआ क्या है। आनन फानन ही बाकी के सभी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और जो 12 लोग मर चुके थे उनको उठा करके सीधा मोर्चले में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। एक तरफ पोस्टमार्टम हो रहा था तो दूसरी तरफ उनका इलाज चल रहा था बचे हुए लोगों का। तुरंत ही खबर आती है कि 12 पहले मर चुके हैं, 5 लोगों की और मौत हो चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर के धीरे धीरे करके 24 घंटे के अंदर ही 17 लोगों ने दम तोड़ दिया था। मरने वालों में बच्चे ज़्यादा थे, बुजुर्ग भी थे, लेकिन जिस तरीके से बच्चे मर रहे थे, जिस तरीके से ये बातें हो रही थी, हर एक मीडिया कर्मी, हर एक व्यक्ति, हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार इस परिवार में, इस घर में हुआ क्या है। तभी लोगों को याद आता है कि अभी हाल ही में इनकी अभी 1 महीना ही ठीक से नहीं हुआ है, यहाँ एक शादी का माहौल था, आसपास के लोगों ने दावत भी खाई थी, नई नवेली दुल्हन थी, लेकिन दुल्हन की हालत ठीक है, दुल्हन एकदम ठीक थी, सब कुछ ठीक था। तभी उससे पूछा जाता है कि ये हुआ क्या है। 24 घंटे बीतने के बाद जब 17 लोगों की मौत हो जाती है तब वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार कहीं ना कहीं अलर्ट हो जाती है और इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ क्लियर हो जाता है कि मरने का जो मेन कारण रहा है वो कोई जहरीला पदार्थ खाने से हुआ है। ये जहरीला पदार्थ कैसे खाया गया है, किस माध्यम से, अब इसी की जांच पड़ताल का ये विषय बन जाता है। अब इसके लिए जो उच्च अधिकारी होते हैं, इस मामले की जांच पड़ताल किसी और को नहीं बल्कि इस घर की जो नई नवेली जो दुल्हन आई होती है उसको देते हैं। और नई नवेली दुल्हन जिसका नाम आसिया होता है, जो पूर्वी पाकिस्तान की अलीगढ़ की रहने वाली थी। अभी हाल ही में यानी कि सितंबर 2017 में उसकी शादी हुई थी और ये घटना जब होती है अक्टूबर 2017 की ये घटना होती है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। लड़की से पूछा जाता है कि आखिरकार क्या हुआ है, तो लड़की कहती है कि साहब मुझे कुछ नहीं पता, घर में सब लोगों ने खाना खाने के बाद लस्सी पी थी और बस मैंने वो लस्सी नहीं पी, और आप देख लीजिए, आप जांच कर लीजिए। लड़की ने इधर उधर की बातें बतानी शुरू कर दी। जब उस लड़की यानी दुल्हन को पुलिस वाले उठा करके लेकर के जाते हैं, गिरफ्तार करते हैं और जब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वो कुछ ऐसी बातें बताती है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं करी थी। दरअसल ये लड़की बताती है कि जिस गांव के, जिस जगह की ये रहने वाली है, वहीं पास में ही एक लड़का रहता था शाहिद लसारी, जिसको ये बेइंतहा प्यार करती थी। और अपने प्यार की कहानी न केवल अब इसको खुद को मालूम थी बल्कि इसके घर के जितने भी सदस्य होते हैं, इसके अम्मी हो, इसके अब्बू हो या फिर परिवार के बाकी सदस्य हो, सभी को मालूम थी। जब ये धीरे धीरे बड़ी हो रही थी तो अपने अब्बी से कहती है कि अम्मी शादी तो मैं शाहिद से ही करूँगी और अब्बू से आप बात कर लीजिए। लेकिन इस बात को अम्मी हमेशा उसकी टाल दिया करती थी। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, लड़की जब 21 साल की हो जाती है, सितंबर 2017 का ये वाक़या है, उसकी शादी की बात तय हो जाती है। कोई और नहीं करता, नज़दीकी एक रिश्तेदार होता है जिस लड़के का नाम होता है अमजद अकरम, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। अमजद अकरम अपने अम्मी अब्बू से बात करता है। उसके अम्मी अब्बू सीधा इस आशिया के घर पर पहुंचते हैं। आशिया के
मम्मी अब्बू से कहते हैं कि हम आपके बेटी का हाथ मांगने आए हैं। बस उनके लिए तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था और देखते ही वो हाँ कर देते हैं। लेकिन लड़की मना कर रही थी, इनकार कर रही थी कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है और वो दिन भी आता है जब शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है। शादी जब होती है, घर में सब कुछ जो एक शादी के लिए होता है, चाहे वो खाना खिलाना हो, चाहे मेहमानों के बैठने का इंतज़ाम हो, चाहे वो दहेज का इंतज़ाम हो, जो भी एक फॉर्मेलिटी जो एक औपचारिकताएं होती है शादी की, वो सब कुछ चल रही थी। लड़का तो निकाह के लिए कबूल है कबूल है कबूल है बोल देता है, लेकिन जब बात लड़की के पास पहुंचती है तो वो शादी से इनकार कर देती है। इनकार करना था, घर वाले उसके आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, अपनी पगड़ी रखते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, लड़की को किसी तरीके से मना लेते हैं। लेकिन जब लड़की यहाँ से विदा होकर के दुल्हन होकर के अपने ससुराल जाती है, दौलतपुर गांव में, मुजफ्फरपुर का जो एक गांव होता है वहाँ पर, वहाँ जाने के बाद जब बात सुहागरात की होती है तो पहले ही रात को उसने अमजद से अपने दिल की बात कह दी थी। उसने कहा कि अमजद, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, बचपन से ही मेरा प्यार है, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, उसी के साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। तुम चाहो तो मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। इतना होने के बाद भी अमजद ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तुमसे निकाह करके लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करता था, इसीलिए तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें कोई तलाक नहीं देने वाला हूँ। और जो एक दुल्हन के साथ करता है उसका हस्बैंड, उसने वो सब उसके साथ कर दिया। शुरुआत में उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन आशा जो दुल्हन होती है वो उस घर से चुपके से यहाँ से भाग जाती है और वो कहीं और नहीं, सीधा अपने मायके पहुँचती है और मायके आने के बाद अपने अम्मी अब्बू से कहती है कि मुझे उस घर में किसी भी कीमत में नहीं जाना है, कहीं कुछ भी हो जाए लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तभी वो अपने प्रेमी से भी मिलती है, शाहिद से, कि शाहिद कुछ भी करो, तुम मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताऊँगी। लेकिन शाहिद कहता है कि ठीक है, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। और वो वापस लड़की जब अपने माँ के पास जाती है और अपने माँ से कहती है, या तो मैं मर जाऊँगी या फिर उसको मार दूँगी, यदि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी। 24 घंटे नहीं बीते थे कि ससुराल वाले यहाँ पर पूरे टीम के साथ आ जाते हैं और उस लड़की को अपने ससुराल वाले के सामने ले जा करके उसे कहते हैं कि हर हाल में तुम्हें हमारे ही साथ रहना होगा। और वो लड़की मजबूरी में अपने ससुराल वापस चली जाती है और वहाँ रहने लगती है। लेकिन जब उसने अपने पति को सारी बातें बता दी थी तो उसका पति कहीं ना कहीं उससे रुष्ट रहने लगा था, नाराज़ रहने लगा था, उसके दी हुई चीज़ों से परहेज करने लगा था, उसके दी हुई चीज़ों को खाने से इनकार करता था। लेकिन उसके साथ वो वैसा ही व्यवहार कर रहा था, वैसे ही काम कर रहा था जो एक पति अपने पत्नी के साथ करता है। उसे अपना बनाने की वो तमाम कोशिशें कर रहा था, लेकिन नाराज़गी का भी एक दायरा होता है। और एक वक्त ऐसा आता है 26 अक्टूबर 2017 की रात को, जब सब लोगों ने खाना खा लिया था, तब वो अपने पति के लिए दूध लेकर के आती है। और दूध का मशवरा किसी और ने नहीं दिया था बल्कि उसके प्रेमी शाहिद ने दिया था कि तुम उसे दूध दे करके उसकी जान ले लो, उसको मार डालो, वो मर जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर तुम्हारा अकेली रह जाओगी तुम, और इसके बाद हम लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। सब कुछ उसके प्लानिंग से हिसाब से ही चल रहा था। लेकिन दूध का गिलास लेकर के जो अपने पति के कमरे में जाती है तो उसका पति साफ इनकार कर देता है कि मुझे ये दूध नहीं पीना है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि वो उस दूध को पीना नहीं चाहता था। और वो बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, उसे खुशामद करती है कि तुम इस दूध को पी लो और तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। लेकिन वो साफ इनकार कर देता है, कहता है कि मैं ये दूध पीऊँगा ही नहीं। वो लड़की मायूस होकर के दुल्हन सीधे जाती है रसोई में, उस गिलास को रख करके अब अपने टॉयलेट में चली जाती है, बाथरूम में चली जाती है।
बाथरूम करने के लिए। वो परेशान थी, जो उसके मंसूबे थे, जो उसकी प्लानिंग थी, उस पर पानी फिर चुका था। अब करे तो क्या करे। वह अपने टॉयलेट के अंदर ही थी और इधर उसकी सास रसोई के अंदर लस्सी बना रही थी। लस्सी बनाते बनाते वो देखती है कि गर्म दूध जो होता है और उसी दूध को उसने अपने उस लस्सी के अंदर डाल दिया, जिस दूध के अंदर जहर मिला हुआ था। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि दुल्हन ने उसके बेटे के लिए इसमें दूध में जहर मिलाया हुआ है। इसको पीने से किसी की मौत हो सकती है। बड़ी संख्या में जो घर में लोग मौजूद थे, ये बड़ा परिवार था। फिलहाल घर के अंदर 29 लोग मौजूद थे दुल्हन सहित, लेकिन इस लस्सी को 28 लोगों ने पिया था, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, औरतें भी शामिल होती हैं, बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। और जब ये लस्सी एक बड़ी से ट्रे में रख करके एक एक गिलास जब लोगों के पास पहुंचता रहा, जैसे जैसे पहुंच रहा था, लस्सी का स्वाद अच्छा था। पीते ही कुछ लोग वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं, कुछ लोग उल्टियाँ करने लगते हैं और उसके बाद सभी की हालत खराब हो जाती है। कुछ देर के बाद रोते हुए ये दुल्हन अपने टॉयलेट से बाहर आती है। तब तक आकर के देखती है कि घर के जितने भी सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, सबकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी वो जोर जोर से चीखते हुए कहती है कि ये सब क्या हुआ, मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जब जोर जोर से रो रही है, उसके रोने की, उसके चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें जब आसपास के लोगों तक पहुंचती है, आसपास के लोग इन सभी लोगों को लेकर के सीधा हकीम जी के पास पहुंचते हैं, क्योंकि गांव में डॉक्टर की कोई अच्छी सुविधा थी ही नहीं। और उसे यहाँ से फिर हकीम जी के पास से होते हुए पहुँचते हैं हॉस्पिटल। लेकिन तब तक 24 घंटे के अंदर 17 लोगों ने दम तोड़ दिया था। और जैसे ही 17 लोग मरते हैं, ये खबर अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से जब सीमाओं को पार करते हुए न केवल प्रदेश बल्कि देश और विदेशों में जब ये बात फैलती है, तो लोग देखकर और सुन कर के हैरान थे कि एक महिला ने किस तरीके से ये चूक करी और 17 लोगों की जान ले ली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, साथ ही उसके प्रेमी शाहिद नसारी को गिरफ्तार किया। इसके अलावा कहीं न कहीं उस लड़की के चाची पर भी शक था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद उसके चाची का रोल इतना नहीं पाया गया था और उनके खिलाफ उन्होंने जो कानूनी कार्रवाई बनती है, उसके खिलाफ जो मुकदमा बनता है, धाराएं बनती है, उसके हिसाब से उस पर चार्ज लगाया गया। फिलहाल वो महिला अपने प्रेमी के साथ जेल में है, सलाखों के पीछे है। और वो उस दिन का हमेशा पछतावा करती है। जब मीडिया कर्मी ने उससे पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो उसने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। कहते हैं कि कभी कभी मुंह से निकली हुई बात सच हो जाती है। ठीक वैसे ही इसमें हुआ। जब वो अपने घर से दूसरी बार विदा होकर के जा रही थी, तो अपने माँ से कहती है कि मैं नहीं रहूँगी या फिर वो नहीं रहेगा। उसके मुंह से निकली हुई बात वो तो रही, लेकिन उसका मियाँ हमेशा के लिए चला गया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जबरदस्ती की बुनियाद पर रखे हुए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते हैं। ठीक इसमें भी वैसे ही होता है। इसे अलग अलग रूप में देखा गया था और इसके बाद अच्छा बड़ा रिसर्च भी हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।